नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। हमेशा सियासी पिच पर उतरने वाले हरीश रावत इस बार लोकसभा चुनाव मैदान से बाहर जरूर हैं, लेकिन एक कोच की भूमिका में हैं और सियासी पिच पर बल्लेबाजी के टिप्स वो अपने बेटे वीरेंद्र रावत को दे रहे हैं, क्योंकि वो हरिद्वार लोकसभा सीट से इस बार कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। उत्तराखंड में 5 लोकसभा सीटें हैं। बीजेपी और कांग्रेस पूरी तरह से प्रचार में जोर आजमाइश कर रही है, अपने अपने मुद्दे जनता तक पहुंचा रही है। लेकिन इस बीच प्रचार से पहले नाश्ते की टेबल पे हमने पिता पुत्र की इस जोड़ी को आपके सामने रखा है, ताकि आपसे जुड़े सवाल हम इनसे पूछें। बहुत बहुत स्वागत है हरीश रावत जी आपका न्यूज 18 पर। बहुत धन्यवाद। बहुत स्वागत वीरेंद्र जी आपका भी। बहुत बहुत धन्यवाद। तो बातें बहुत सारी होंगी, उत्तराखंड की भी, चुनावी मैदान की भी, लेकिन जिस तरह मैंने शुरुआत में कहा हरीश जी, पहले भी मैंने आपके बहुत से इंटरव्यूज किए और हमेशा आपसे ये पूछा है कि हरीश रावत जी कब तक सियासी मैदान में एक्टिव बल्लेबाज की तरह खेलेंगे, और आपका हमेशा से जवाब यही रहा है कि मैं कहीं नहीं जा रहा हूं पॉलिटिक्स छोड़ के। लेकिन इस बार आप कोच की भूमिका में आ गए स्वेच्छा से। हाँ, पार्टी चाहती थी कि मैं लड़ूं, लेकिन एक रोड एक्सीडेंट के कारण मेरी शारीरिक स्थिति इस तरीके की नहीं रह गई थी कि मैं चुनाव उम्मीदवार के रूप में लड़ सकूं। और इस समय भी मैं बहुत ज्यादा अपनी जितना मैं करता था सारे राज्य भर में दौड़ दूं, वो नहीं कर पा रहा हूं। लेकिन इस बार जो है वो हरिद्वार सीट से उम्मीदवार वीरेंद्र जी आप ही हैं, और वैसे प्रचार के दौरान या राजनीति के दौरान आप हरीश रावत जी के साथ हमेशा रहे, जैसे उन्होंने कहा, लेकिन अब पूरी तरीके से जिम्मेदारी अपने कंधों पर लेने की बात है। और इस सियासी रथ के जो सारथी हैं वो खुद आपके पिता हैं। आपने क्या कुछ इनसे सीखा है, और सबसे अहम बात यह कि हरिद्वार की जनता के लिए आपके क्या मुख्य मुद्दे और वादे? मैं 1996 में कॉलेज में प्रेसिडेंट रहा NSUI की टिकट पर, और फिर यूथ कांग्रेस में रहा, और वर्तमान में मैं एज ए वाइस प्रेसिडेंट कांग्रेस उत्तराखंड कांग्रेस कमेटी में काम कर रहा हूं। इस बार ये सीट निकाल पाएंगे क्या आप? क्योंकि कहा जा रहा है हरीश रावत जी की भी राजनीतिक साख कांग्रेस के लिए भी एक वर्चस्व की और एक आइडेंटिटी और सर्वाइवल की लड़ाई बन गई है। निश्चित रूप से जब से मेरा टिकट हुआ है, जिस दिन से मैंने प्रवेश किया बॉर्डर से, उस दिन से एक अलग ही लहर लोगों में है। हमारे स्वागत में जनता के साथ साथ हमारे कार्यकर्तागण, हमारे विधायकगण और हमारे नेतागण सभी लोग वहां मौजूद थे, और एक लंबे काफिले के रूप में हम दोनों पिता पुत्र का स्वागत किया गया। यानी आप कह रहे हैं कि आपको बड़ी संख्या में जन समर्थन मिल रहा है। हरीश जी, कुछ और महत्वपूर्ण मुद्दों की बात करते हैं। वर्तमान युग में आप देखें तो कांग्रेस की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। एनडीए, प्रधानमंत्री मोदी का जो चेहरा है, उससे टक्कर लेने के लिए विपक्ष ने INDIA गठबंधन बनाया, लेकिन वो बिखरा बिखरा सा है। ऋषिकेश में प्रधानमंत्री आए, यहां से उन्होंने भागीरथ संकल्प लिया है। दूसरी तरफ विपक्ष है, वो अंदरूनी टूट, एक तरीके से मनमुटाव, पार्टी छोड़ने जैसी स्थिति, इन सब कलहों से गुजर रहा है। कैसे सर्वाइव कर पाएंगे आप? प्रधानमंत्री जी ने 2014 में भी कुछ संकल्प लिए थे, 15 लाख रुपया हर खाते में डालने के, 2 करोड़ नौकरियां, आमदनी दुगनी करने के किसानों के, काले धन को समाप्त करने के, लेकिन वो संकल्प हवाई साबित हुए। आज भी उनके सारे संकल्प जो है, लेकिन उत्तराखंड में दोबारा भाजपा ने सरकार बना दी, सारे मुद्दों की बात आप पूर्व में करते रहे। नहीं, वो इसलिए कि आपने अपने एक ही पुराने मुद्दे जो सांप्रदायिक ध्रुवीकरण है, अब उस पॉलिटिक्स के कारण जो है 2017 में भी और 2022 में भी हम कांग्रेस को पराजित करने में सफल हुए हैं। तो ये बीजेपी की उसके ध्रुवीकरण की नीति की जो उन्होंने उत्तर प्रदेश से प्रारंभ की, उसका परिणाम था। एक बात मुझे बताइए, ये इतनी भागम भाग क्यों मची है? मुझे ऐसा लग रहा है कि आने वाले समय में हम टीवी डिबेट्स के लिए या फिर कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए जब प्रवक्ता ढूंढेंगे तो प्रवक्ता ही नहीं मिलेंगे। हाल ही में आप देखिए गौरव वल्लभ चले गए, रोहन गुप्ता भी चले गए। उत्तराखंड आप ही के राइट हैंड कहे जाने वाले, उन्होंने भी भाजपा का दामन थाम लिया। बहुत से राज्यों में आप देखिए यही स्थिति है कि लोग छोड़ छोड़ के बीजेपी में जा रहे हैं। देखिए, जब सत्तारूढ़ दल और सत्तारूढ़ दल का शीर्ष अपनी सत्ता की शक्ति के साथ धन बल का भी उपयोग करने लगता है, और आपका लक्ष्य हो विपक्ष विहीन लोकतंत्र बनाने का, तो फिर
कुछ लोग आ जाते हैं प्रलोभन में, कमजोर दिल के लोग आ जाते हैं। पर वो तो कह रहे हैं भ्रष्टाचार पर कार्रवाई हो रही है, तो पता लगना चाहिए ना कितना पैसा है, किसके पास है, कहां से आया। एक जिनको 2 दिन पहले आप भ्रष्टाचारी बताते हैं, महापातकी बताते हैं महाराष्ट्र के अंदर अजीत पवार आदि को, जो है 2 दिन बाद वो बिल्कुल साफ टिनोपाल से धुले हुए बन जाते हैं। एक महत्वपूर्ण सवाल ये, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि लोकसभा की 5 सीटें उत्तराखंड से बीजेपी जीत लेगी। कांग्रेस की उम्मीदवारी की बात करें तो 4 लोकसभा सीटों पर इस बार नए उम्मीदवार हैं। क्या उम्मीद है आपको और कैसे आप टक्कर देंगे? उम्मीद, देखिए, बदलाव का समय है और मैं आपको 2004 की स्थिति याद दिलाना चाहता हूं। बहुत शाइनिंग इंडिया के नाम से बड़ा प्रचार किया गया, लेकिन शाइन किया यूपीए। उसी तरीके से आज 2024 में भी जो स्थिति है, जो क्योंकि मैं 14 की 14 विधानसभा में घूम चुका हूं, और जिस तरीके से 2009 में हरिद्वार ने आगे बढ़कर हवा बनाने का काम किया, वही काम आज 2024 में हरिद्वार कर रहा है और यहाँ की हवा पहाड़ तक जाएगी। लोगों में गुस्सा और चर्चा इस बात को भी लेकर है कि आईएनडीआईए की जो अलायंस पार्टीज हैं, उन्होंने सनातन धर्म का अपमान किया है और उस पर कांग्रेस ने कोई स्टैंड नहीं लिया। डेंगू, मलेरिया, HIV न जाने किस किस से तुलना की गई, बयान दिए गए साधु संतों को लेकर, हिंदू देवी देवताओं को लेकर। राम मंदिर का ताला किसने खोला, पहले ये बताइए। राजीव जी ने खोला, उसकी शुरुआत की हमने। और आज जो भाजपा क्रेडिट ले रही है, गलत क्रेडिट ले रही है। ये क्रेडिट जाना चाहिए आदरणीय सुप्रीम कोर्ट को। सुप्रीम कोर्ट ने मंदिर बनवाया और इस समय अगर कांग्रेस की सरकार होती तो वो भी बनाती। तो हल्द्वानी में जो हुआ, वहां पर जो पत्थरबाजी हुई या जो दंगा हुआ, ये माहौल बिगाड़ने की साजिश है? हाँ, इसकी जरूर निंदा की जानी चाहिए, लेकिन इसके लिए परिस्थितियां पैदा किसने की? आप देखिए, मैं समझता हूं जांच, यदि स्वतंत्र न्यायिक जांच होगी तो आएगा मामला सामने कि प्रशासन की अदूरदर्शिता के कारण ये स्थिति पैदा हुई। पथराव की हम निंदा करते हैं, हर तरीके की हिंसा की निंदा करते हैं, मगर प्रशासनिक सूझबूझ का ये तकाजा था कि वहां के उलेमा से, दूसरे प्रमुख लोगों से बातचीत की जाती, उसके बाद आप कुछ एक्शन स्टार्ट करते ताकि वो लोगों को कंट्रोल करते। आपने तो भीड़ बनाने और भीड़ को उकसाने का प्रयास किया। भाजपा इसको कांग्रेस के एजेंडे का हिस्सा मानती। बहरहाल ये जांच का विषय है, इस पर इंक्वायरी चल रही है। वीरेंद्र जी, मजारों पर बुलडोजर चलाया गया उत्तराखंड के अंदर, अवैध मजारों पर बुलडोजर एक्शन हुआ। इसके पीछे भी कहा जाता है कि आप लोग इसके पक्ष में इसलिए खड़े हुए कि यहां तुष्टीकरण की संभावना आप देख रहे थे कि इसका फायदा मिलेगा कांग्रेस को। अवैध कब्जा कोई कहीं भी हो, कोई भी हो, उसकी निंदा होती है, निंदा की जानी चाहिए। और वो लोग वर्षों से वहां पर जमीन पे, उस जमीन पर उन्होंने अपनी जमीन खरीद के बनाई है, लेकिन सरकार क्योंकि संदेह की नजर से सबको देखती है, जबकि सरकार के लिए तो सब बराबर है, इसलिए वो जो है इस तरह की कार्रवाई करती है। और उसकी जांच होनी चाहिए, और जो सही है सही होना चाहिए, जो गलत है गलत है। यूसीसी की बात है, यूसीसी लेकर आई है उत्तराखंड में सरकार, आपको लगता है इसका फायदा होगा बीजेपी को? देखिए, बीजेपी जो है एक ऐसी एजेंडे को, जो उनका राष्ट्रीय एजेंडे का हिस्सा होना चाहिए था, तो आपने उसको अपने स्थानीय एजेंडे का हिस्सा बना लिया, उत्तराखंड को छांटा। उत्तराखंड को क्या फायदा है? ये कॉमन सिविल कोड है तो पूरे देश के लिए होना चाहिए था। वो कह रहे हैं कि डेमोग्राफी बदल रही है, अवैध मजारों का मामला सामने आया, दंगे हो गए देवभूमि। ये स्थितियां क्या देश के दूसरे भागों में नहीं है? वाई यू हैव चूजन ओनली उत्तराखंड? और उत्तराखंड को इससे क्या फायदा होने जा रहा है? यहाँ की जनता को कुछ नहीं होने जा रहा है। और डेमोग्राफी यदि बदल रही है, उसको रोकने के जो उपाय हमने किए थे, उन उपायों पर काम करना चाहिए, और इसके लिए पलायन को रोकने के उपाय पर विचार काम करना चाहिए। इसके में जो लोग आते हैं प्रारंभ में, हम उनकी निशानदेही करते थे, हमने एसपी को आदि को जिम्मेदार बनाया था यदि इस तरीके की कोई स्थिति आती है, लेकिन इसको सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के लिए इस्तेमाल करना ये निंदनीय है, क्योंकि लोग आजीविका की खोज में आते हैं। जहां आजीविका होती है, लोग उस तरफ भागते हैं। अब आजीविका का प्रबंध करिए और
अपने आप ये डेमोक्रेटिक चेंजेस जो आ रहे हैं वो रुकेंगे। मोहब्बत की दुकान की बात करते हैं। हाल ही में राहुल गांधी ने कहा कि अगर बीजेपी आई तो देश में आग लग जाएगी। हाँ, आग तो लगा। वैभनेश्य प्रधानमंत्री जी तो चलते फिरते एक ऐसे प्रतीक बन गए हैं जिनके साथ उनके चहेते महंगाई जाती है, बेरोजगारी जाती है और वैभनेश्य जाता है। ये तो मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जी की पहचान के हिस्से बन गए हैं। घर घर तक नारा पहुंचाया जा रहा है, हर जनसभा से इसको दोहराया जा रहा है, अब की बार 400 पार। ये सामने वाले को बिल्कुल नस्ते नाबूद कर देना चाहते हैं, विपक्ष को खत्म कर देना चाहते हैं और इनकी मंशा मुझे कहीं ठीक नजर नहीं आती है और कहीं ना कहीं ये देश के संविधान को बहुत बड़ा खतरा है। और हम लोग बार बार यही जनता में हम कह रहे हैं, बात रख रहे हैं कि अगर संविधान को बचाना है तो कांग्रेस को लाना जरूरी है। बहुत शुभकामना आप दोनों को आगे के लिए और बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। धन्यवाद हरीश जी, धन्यवाद बीरेन जी।